हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। तो ये हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बेसिक चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें आगे जब अब बढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन हमारे लिए ईजी लगने चाहिए, मज़ा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी है, चैप्टर 13 है, जो CBSE ISC बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो खैर है ही, उसमें तो कुछ बात ही नहीं करनी है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले आगे प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू क्वेश्चंस करने में। तो सबसे पहला जो आपको टर्म समझना है वो है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम। जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको अगर आप लिख लेते हो, दैट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कॉइन है, ठीक है ना, मान लेते हैं आपके पास कोई कॉइन है, कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो हेड होगा या नहीं तो टेल होगा। यानी कि पॉसिबल आउटकम हम लोग एस से दिखाते हैं, सेट्स। ये सेट्स वाले ब्रैकेट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग और इसको डिनोट करते हैं एस, सैम्पल स्पेस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एच या नहीं तो टेल। एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड, यानी कि टू पॉसिबल आउटकम। और दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, दो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, एच ओ टी ऐसे लिख सकते हैं, या इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ठीक है, या हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, चार पॉसिबिलिटी बनती हैं, पांचवा ऐसे बनता ही नहीं है। आप चाहो तो चेक करके देख लो, ठीक है। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2 पे स्क्वायर पॉसिबल आउटकम, हाँ 2 पे स्क्वायर यानी कि 4 पॉसिबल आउटकम। अगर 3 कॉइन होगा तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबल आउटकम। 4 कॉइन हो गए तो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 आउटकम, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया सैम्पल स्पेस। तो हर एक बार हम लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो सैम्पल स्पेस के लिए। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 50 कॉइन भी आ सकता है, 2 टू द पावर 50 कॉइन्स के लिए ना, 2 टू द पावर 50, इसको फॉलो कर सकते हो। चलो, तो कॉइन्स की बात हो गई। अगर हमारे पास डाई दिया गया हो, जो लूडो खेलते हैं हम लोग, उस डाई के लिए भी आपके पास पॉसिबल आउटकम यानी कि सैम्पल स्पेस पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उसके लिए भी सैम्पल स्पेस पूछा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे उसके लिए हम लोग, उसके लिए भी हम लोग ऐसा कुछ पैटर्न लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी हम लोग ऐसा कुछ पैटर्न लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 1 आएगा, या नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ये हम डाई की बात कर रहे हैं। 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, क्यूब की तरह होता है। 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उस पर नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाई हो गए तो ये कितने पॉसिबिलिटीज हो गई, 6। अगर 2 डाई होंगे तो 6 टू द पावर 2 पॉसिबिलिटी यानी कि 36 सैम्पल स्पेस। 36 सैम्पल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लेना है, फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अगर 3 डाई हुए तो 6 टू द पावर 3 पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। 4 डाई हो गया तो 6 टू द पावर 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इतने सारे आउटकम आएंगे। हम लोगों ने क्लास 10 में भी तो पढ़ा है ना, 11th में भी पढ़ा है कि फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अगर आपको ऐसा बोला जाए, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6, 3 फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी में क्या निकालूंगा, 3 पॉसिबल आउटकम। जो भी फेवरेबल आउटकम है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इवन नंबर कितने पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल है। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम हो गया न्यूमरेटर में 3 डिवाइड बाय 6, क्योंकि सैंपल स्पेस तो यहाँ 6 है। तो ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, ठीक है।
अगर हम कॉइन्स की बात करें तो सैंपल स्पेस 2 था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी आपसे, तो आप क्या बोलोगे? हेड आने की 1/2, हेड 1 पॉसिबल आउटकम, 1 फेवरेबल आउटकम एंड डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जब प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं तो कॉइन हो गया, डाई हो गया या कार्ड्स हो गए, पत्ते, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पत्ते तो मैं भी नहीं खेलता, मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद बच्चों को ज़्यादा पता है मुझसे पत्ते के बारे में, लेकिन मैं भी सीख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी के टाइम पत्ते खेलना, ताकि मैं पूरे सही जवाब दे पाऊँ। अदरवाइज आई डोंट नो हाउ टू प्ले द कार्ड्स। तो अगर हम लोग कार्ड्स की बात करें तो उसमें 52 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं कार्ड में, 13 के 4 सूट्स होते हैं। तो वहाँ पे पूछा जाए भैया निकालो किंग की पॉसिबिलिटी क्या है, किंग की पॉसिबिलिटी क्या है, वहाँ तो 4 किंग होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे हम लोग? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम पैक ऑफ ए कार्ड? तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, 4 बादशाह होते हैं ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52, यानी कि 4/52 मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 1/13 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस या उसकी बातें करते हैं। दूसरा है इवेंट। यहाँ एक वर्ड बहुत बार बार सुनने को मिलेगा, इवेंट। इवेंट तो पता ही है ना, कॉलेज में कुछ फेस्टिवल हो गया, कोई कुछ भी हो जाए उसको इवेंट ही बोलते हैं। चलो आज ऑफिस में इवेंट है, चलो आज स्कूल में इवेंट है। तो इवेंट का मतलब जो भी जॉब और हैपनिंग्स वी आर टॉकिंग। जैसे हम लोग अभी कॉइन की बातें कर रहे थे, तो टॉसिंग ए कॉइन एंड गेटिंग ए हेड इज एन इवेंट, है ना। हम लोग अभी इवेंट नंबर की बातें कर रहे थे, तो गेटिंग एन इवेंट नंबर व्हेन थ्रोइंग ऑफ ए डाई इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। तो ये सब इवेंट है, जो काम की हम बातें करेंगे, जिसके हम जिक्र करने वाले हैं, जो भी काम होता है उसको हम लोग इवेंट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि वन इवेंट एक्सक्लूड्स द अदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ और हेड होने की बात करता हूँ, तो अगर हेड आता है तो ऑब्वियसली टेल नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया। अगर टेल आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा इवेंट जो दूसरे इवेंट को रोकता हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक्सक्लूजन है, वहाँ पे एक होगा तो दूसरा अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। ये होती है बातें। जैसे बोलते हैं ना, पॉजिटिव आएगी तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिविटी भागेगी, वही बात है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स वन इवेंट एक्सक्लूड्स द अदर, यानी कि आप अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, दैट मीन्स ऑब्वियसली है कि आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो रही है। वन इवेंट एक्सक्लूड्स द अदर। तो मान लो इसको, इसमें मैं और एग्जांपल में दे दूंगा अभी, ताकि एक वर्ड में आपको और समझा दूं। एग्जॉस्टिव इवेंट, वन ऑफ देम मस्ट ऑकर, ठीक है। अगर मान लो हमने टॉस किया है कॉइन, तो आइदर हेड या टेल। मैं चाहता हूं हेड आए, मैं चाहता हूं हेड आए, आप चाहते हो टेल आए। एक न एक इवेंट तो होके रहेगा ना, या तो मेरे लिए हेड आएगा या नहीं तो आपके लिए टेल आएगा। वन इवेंट मस्ट ऑकर, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, सर तो अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे थे हेड और टेल को, और अभी बोल रहे हैं कि भाई एग्जॉस्टिव है। तो इसमें थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। मान लो आप डाई की बात करते हो, 2 आ रहा है, एक इवेंट है 2 आने का, और एक इवेंट है 6 आने का, ठीक है ना। डाई की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 आने के लिए और 6 आने के लिए। मैं अगर डाई थ्रो करूंगा तो कोई ज़रूरी है 2 और 6 आए? 1 भी आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 और 6 आए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, अदर पॉसिबिलिटी बन रही है। यानी कि ये रूल तो फेल हो गया ना, वन ऑफ देम मस्ट ऑकर। बिल्कुल नहीं, अगर मैं डाई थ्रो कर रहा हूं तो 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। अगर 2 और 6 की हम बातें कर रहे हैं, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक का तो होना ही होना है, एक इवेंट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ तो और भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दूंगा। गेट दी पॉसिबिलिटी ऑफ
getting a number greater than 2 but less than 6। हमें डाई को थ्रो करनी है और हमें कैसा नंबर चाहिए, ग्रेटर देन 1 कर दो, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, या ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यानी कि इवेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से कोई बड़ा नंबर आएगा, या तो 1 आएगा, या और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 आएगा। फिर तो ऑब्वियस सी बात है, एक न एक इवेंट तो होके रहेगा, या फिर 1 आ जाए, या नहीं तो 2 आ जाए, तो 3 आ जाए, एक न एक इवेंट तो होगा जरूर। अब हम इसको बोल सकते हैं इस कंडीशंस के लिए कि है एग्जॉस्टिव इवेंट, एक नया इवेंट होके रहेगा। भाई एग्जाम देंगे तो क्या होगा, या तो पास होंगे नहीं तो फेल होंगे, एक ही इवेंट होगा ना, अब वो होके रहेगा, या तो आप पास हो जाओगे या नहीं तो फेल हो जाओगे। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। आगे टर्म है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको ध्यान से समझना है ना, इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको समझना है अच्छे से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपको बाजार जाना है, मार्केट जाना है, आपको 10 ड्रेसेस खरीदने हैं, 10 ड्रेसेस यू वांट टू बाई। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे, या उतना टाइम है कि नहीं, उसमें मेरी फिटिंग आएगी कि नहीं, या उतना मेरे पास बजट है कि नहीं 10 ड्रेसेस के लिए, राइट। लेकिन कहीं पे आपने अगर देखा 80% का ऑफ चल रहा है ना, 80% का ऑफ चल रहा है, तो आप दौड़ पड़ोगे, हाँ अब मैं खरीद भी सकता हूँ, टाइम भी निकाल लूँगा मैं, पैसे भी हो जाएंगे मेरे, राइट, फिटिंग का भी देख लेंगे चलो। तो 80% ऑफ क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जिसने आपको प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया, 10 ड्रेसेस खरीदने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो उसके लिए बढ़ाने का फैक्टर कौन था, ये कंडीशन था ना 80% ऑफ वाला। तो ये कंडीशन आपको दिया गया, ठीक है ना। तो एक ऐसा इवेंट जिसको इफेक्ट में लाने के लिए एक कंडीशन दे दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर्टीज है, वो हम समझेंगे। तो पहले ये डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, होपफुली आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। इफ E and F are two events associated with the same sample space, दोनों का सैंपल स्पेस ऑब्वियसली सेम होगा, of an random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred, है ना। E के लिए काम करना है जबकि F पहले हो चुका है, 80% ऑफ दिया जा चुका है, अब आपको ड्रेस खरीदना है, राइट। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E given that F has occurred, इसको कैसे लिखते हैं, P E/F, है ना, ये लिखने का तरीका है E/F। स्लैश के बाद जो आपको दिख रहा है ना नंबर या लेटर, इसका मतलब F वाला इवेंट हो चुका है, जो स्लैश के बाद वाला है वो इवेंट डन है, हो चुका है, हमें सिर्फ E के बारे में बातें करनी है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो लिखने का तरीका है इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P E इंटरसेक्शन F, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वो, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर की चीज़ें जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये फैक्टर। हाँ, डिनोमिनेटर की चीज़ें तो नॉट जीरो होनी ही चाहिए, जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी भाषा है लिखने की, इसको मैं और आगे जा कर के और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको हम लोग डील कैसे करेंगे। प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे। लेट E and F be events of a sample space S of an experiment, then we have P S/F F/F1, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों ने वेन डायग्राम किया हुआ था क्लास 11 में। ये क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है और ये होता है कोई इवेंट, यहाँ पर है हमारे पास मान लो A, ऐसा कुछ, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना। हाँ, तो ये सैंपल स्पेस है और एक सेट है, उसके जो सैंपल स्पेस S को बिलोंग करता है सेट A। तो
इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप इसको एफ नाम दे सकते हो, ये चलो ये हटा देते हैं, एफ नाम दे देते हैं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना लगे। दिस इज एनी इवेंट एफ, ऐसा कुछ। तो आपको बोला जाए कि एस और एफ का इंटरसेक्शन बताइए क्या है। एस तो पूरा सेट हो गया, बड़ा वाला सेट, उसके अंदर लाई कर रहा है एफ, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? ऑब्वियस बात है, जो कॉमन चीज होता है वह इंटरसेक्शन होता है। सो दिस इज द कॉमन थिंग यू आर गेटिंग। तो अगर मैं बोलूं एस इंटरसेक्शन एफ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एफ है, सीधी सी बात है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम बात करें यहां पर पी और इस फॉर्मूले को डालेंगे तो क्या लिखेंगे? एस एफ। पी एस एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो यही लिखेंगे। अब यहां पर आप ध्यान दो, एस इंटरसेक्शन एफ क्या है? एफ ही आएगा, पी हो जाएगा पी एफ, दिस इज पी एफ, दोनों पी एफ मिल गए, यानी कि कट गया, ये 1 हो गया। यानी कि हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी की बातें करेंगे व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो हमेशा 1 मिलेगा। वही ये थ्योरम में दिया हुआ है, पी एस बाई एफ इजिकल पी एफ बाई एफ इजिकल टू 1, ठीक है ना, इजिली है। तो थोड़ा बहुत वेन डायग्राम की हेल्प लेनी चाहिए, जो क्लास 11 में किया था, नहीं किया था तो अभी भी आप समझ सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरा, A and B are any two events of a sample space S and F is an event of S such that PF not equal to 0। तो ये बड़ा सा भयंकर सा फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये PA यूनियन B, PA by F, B by F, बहुत भयंकर सा दिख रहा है। इसको समझ लेते हैं। वापस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वेन डायग्राम, ये वाला। यहाँ पर 2 इवेंट है, A और B, और ये है पूरा सैंपल स्पेस। तो बीच वाला क्या होता है? बीच वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? बीच वाला को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एरिया है वो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे पढ़ा था और सीखा था कि एन ए यूनियन बी की बात अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? एन ए लिखेंगे प्लस एन बी लिखेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा और मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? एन ए यूनियन बी, दोनों ए और बी को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। तो ए की जब बात करेंगे तो ये वाला स्पेस काउंट हो गया, बी को भी, बी के लिए भी काम करेंगे तो ये वाला स्पेस काउंट हो गया। यानी कि जो कॉमन एरिया है ना, ये शेडेड वाला, ये 2 बार काउंट हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखते हैं हम लोग, क्योंकि एक बार 2 बार काउंट हो गया तो एक बार हम लोगों ने इसको हटा दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी, बिल्कुल इसी फंडे पे ये चीज़ ये अभी आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। पी ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड, डिनोमिनेटर में एफ सब जगह आएगा, सब जगह आएगा, है ना। इस फॉर्मूले को अगर आपको ध्यान में अगर आ चुका है, 11th में किया तो शायद आ गया होगा अब, तो अब आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो पी ए स्लैश एफ। एफ हमेशा बॉटम में रहेगा ही रहेगा, नीचे में पी बी अपॉन एफ माइनस पी इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ, ये ठीक है ना। तो ये चीज़ याद हो गया, जिसको आप समझ गए हो, इसको हम लोग क्वेश्चंस में बड़ा आसानी से अप्लाई कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है। ये समझ गए हो तो ये बड़ा आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना, इजी है, देख लो एक बार। और साथ साथ लिखते भी जाओ, प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी, यहां जो आपको दिख रहा है ना पी ई डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट वाला काम भी समझा था, सेट्स में किया था क्लास 11 में। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ये सैंपल स्पेस है, ये ए वाला सेट है, ठीक है ना, ये ए वाला सेट है, ये ए वाला सेट है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? बाकी बचे हुए चीज, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश,
ठीक है ना, इसको बोलते हैं ए डैश। ए प्लस ए डैश मिलके एक यूनिट बनता है, कंप्लीट यूनिट बनता है, इसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने किया तो था, ए डैश को क्या लिखते हैं, ए डैश लिखते हैं 1 माइनस ए, ये हम लोगों ने किया था। ए डैश होता है 1 माइनस ए, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे ये बना हुआ है। अगर हम लिखेंगे पी ई डैश एफ, दैट मीन्स 1 माइनस पी ई बाई एफ, एफ तो नीचे में रहेगा ही, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये वाला चीज़ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भूलना नहीं है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो वॉच आउट बच्चों, इसको सारे अच्छे से लिख लो, न्यूमेरिकल्स की बारी आ गई है।